नमस्कार साथियों, मैं विकास सोनी आज अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की चर्चा करूंगा। अटलांटिक महासागर का अध्ययन हम लोग दो संदर्भ में करेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर की महासागरीय जलधाराएं और दूसरा हम लोग देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यह हमारा विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। यह 23.5 कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, जिसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जलधाराएं चलती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसी के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे विषुवत रेखा के दोनों ही भागों पर, उत्तरी भागों पर और दक्षिणी भागों पर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा यह गर्म जलधारा के रूप में है। फिर आगे हम लोग अध्ययन करते हैं, यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से टकराने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा यह आगे बढ़ती हुई पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व से, और दूसरी एक शाखा यह गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी से, गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए यह आगे बढ़ती है और कैप हैट्रस तक यह आगे बढ़ती है। तो देखते हैं, यह पश्चिमी द्वीप समूह के समीप में यह जो जलधारा गुजरती है इसको कहा जाता है एंटिलीज की जलधारा, एंटिलीज करेंट, एंटिलीज धारा। दूसरी इसकी शाखा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से होकर गुजरती है यह कहलाती है फ्लोरिडा की जलधारा। इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। यह दोनों जलधाराएं केप हैट्रस के समीप में मिल जाती हैं और ग्रैंड बैंक तक यह बढ़ती हैं। किस रूप से? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के रूप में। और ग्रैंड बैंक से यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बढ़ते हुए पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ती है, जिसे यहां पर हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यह गर्म जलधाराओं के रूप में है। इसमें से तीन शाखाएं निकलती हैं। पहली शाखा नॉर्वे के तट से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे की गर्म जलधारा। दूसरी फ्रांस के पश्चिमी तट से होकर गुजरती है, बिस्के की खाड़ी से होते हुए, जिससे हम लोग कहते हैं रेनेल करंट या रेनेल की गर्म जलधारा। तीसरी एक और भाग इसमें से निकलता है, वह आइसलैंड के पूर्वी छोर से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं इरमिंगर करंट, जिसे हम लोग कहते हैं इरमिंगर की धारा। यह तो हो गई गर्म जलधाराएं, उत्तर विषुवतीय जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा। यह दोनों जो शाखाएं मिलकर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का निर्माण करते हैं, और यह आगे बढ़ती हुई ग्रैंड बैंक से पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूरोप के पश्चिमी तट पर तीन भागों में विभाजित होती है, नॉर्वेजियन करंट, इरमिंगर करंट और रेनेल करंट। यह तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं। इन तीनों ही जलधाराओं के प्रभाव से उत्तरी यूरोप का जो तट है वह हमेशा वर्ष भर खुला रहता है, इसलिए उत्तरी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए सुगम होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को चर्चा किए। अब देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस प्रकार से ठंडी जलधाराएं उत्पत्ति होती हैं। तो ठंडी जलधाराएं देखें तो पहली जलधारा हमारी चलती है लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर जलधारा, लैब्राडोर करंट या लैब्राडोर की जलधारा। और यह लैब्राडोर की जलधारा ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से होते हुए, बैफिन की खाड़ी से होते हुए ग्रैंड बैंक के समीप में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से मिलती है। और मिलने के उपरांत यहाँ पर क्या होगा? कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे के निर्माण के कारण यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के कारण प्लैंकटन का विकास होता है, और प्लैंकटन के विकास से यहाँ पर मछलियों के उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। दूसरी ठंडी जलधारा चलती है ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। अब देखते हैं कि यह जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है
एक तो शाखा इसकी उत्तरी भाग की ओर चल गई, दूसरी शाखा यह दक्षिण की ओर मुड़ने के उपरांत, दक्षिण की ओर मुड़ने के उपरांत यह किनारी की जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है, किनारी की जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। यहां पर इसे हम लोग कहते हैं किनारी की ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट ऑफ किनारी, ये कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखें कि यह जो मध्य का क्षेत्र बनता है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और किनारी की जलधारा के मध्य में यह शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। तो यहां पर सारगैसो एक प्रकार की घास होती है जिसका विकास होता है। इस वजह से यह क्षेत्र जो है यह सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है यह लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और लगभग इतना ही कहा जाए 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में सारगैसो सागर का विस्तार होता है। यहाँ पर प्रति चक्रवाती दशा का निर्माण होता है, इसलिए यह शांत क्षेत्र है। यहाँ पर हवाएं या जल का मिश्रण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर जलधाराएं अफ्रीका के पश्चिमी भाग से चलते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी भाग से चलते हुए यह अंगोला तट से होते हुए, अंगोला तट से प्रारंभ होकर ब्राजील के तट से टकराने के उपरांत दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। पहली शाखा जो है यह ब्राजील की जलधारा है, ब्राजील की गर्म जलधारा है, और इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, दक्षिण विश्वतीय इस जलधारा कहा जाता है। और यह ब्राजील की जलधारा ब्राजील के तट से होते हुए, ब्राजील के तट से होते सैन रॉक अंतरीप तक चलती है, और उसके बाद फॉकलैंड, अर्जेंटीना के पूर्वी तट में एक यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है। यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप से होते हुए एक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ठंडी जलधारा चलती है। तो फॉकलैंड द्वीप के समीप से ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है, और यह ठंडी जलधारा सैन रॉक अंतरीप के पास में, केप सैन रॉक के पास में मिलती है। और यहाँ पर क्या होगा, अर्जेंटीना के पूर्वी तट में ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से क्या होगा, कोहरे का निर्माण होगा, प्लैंकटन का विकास होगा, और प्लैंकटन के विकास के कारण यह स्थिति क्या बन जाती है, यहाँ पर प्लैंकटन के विकास के कारण यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी, कोहरे की स्थिति बनेगी, और मछलियों के लिए किस प्रकार का भोजन का निर्माण हो गया। इसलिए यह भी क्या है, मत्स्य केंद्र है। दूसरा हम लोगों ने देखा ग्रैंड बैंक के समीप में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा के मिलने से यहाँ पर ग्रैंड बैंक के समीप में जलधारा का निर्माण हो रहा है। तीसरी स्थिति यहाँ पर उत्तरी सागर के समीप बनती है, उत्तरी सागर के समीप में भी मत्स्य केंद्र, जैसे देखा जाए पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जहां पर मिलती है, यहां पर भी क्या होगा, मत्स्य निर्माण का केंद्र विकसित हो पाता है। अब देखते हैं कि 40 डिग्री के समीप में पछुआ हवाओं के प्रभाव से, वेस्टर्नलीज हवाओं के प्रभाव से एक जलधारा का विकास होता है, और यह जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के तट से होते हुए, दक्षिण अफ्रीका के तट से होते हुए यह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के क्रम में यह नामीबिया के तट तक चलती है। यह क्या कहलाती है, वेनेजुएला की ठंडी जलधारा कहलाती है। इस प्रकार से जलधारा का विकास होता है। दक्षिण विश्वतीय जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, इसको कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह या पछुआ पवन प्रवाह भी हम इसको कहते हैं, वेस्टर्नलीज भी कहते हैं। और यह आगे बढ़ते हुए बेंगुएलिया की जलधारा, और यह आगे चल के दक्षिण विश्वतीय जलधारा से मिल जाती हैं। इस प्रकार जैसे हमने देखा कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से जलधाराएं आगे बढ़ती हुई दक्षिण अमेरिका के तट तक जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जल का भंडार इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से एक अन्य जलधारा का विकास होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिविश्वतीय जलधारा, प्रतिविश्वतीय जलधारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट।
और यह एंटी इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ते हुए गिनी के तट से होकर गुजरती है, इसलिए इसको कहा जाता है गिनी की गर्म जलधारा। तो इस प्रकार से हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की चर्चा की है। जहां जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर मत्स्य निर्माण का केंद्र होगा। पहला हमने यहाँ पर देखा लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से, दूसरा हमने देखा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के मिलने से, तीसरी क्षेत्र बनता है यहाँ पर ब्राजील की और फॉकलैंड की जलधारा के मिलने से अर्जेंटीना के पूर्वी तट पे, चौथी स्थिति बनती है गिनी की गर्म जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा के मिलने से। तो यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट में गिनी के तट के पास में यहाँ पर मत्स्य केंद्र का विकास होता है। इस प्रकार से हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की चर्चा की है। थैंक यू।